जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया और ये तकरीबन अब 20-22 साल इस चीज़ को हो गए हैं और मुसलसल हम दहशत गर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हमारा 120-50 अरब डॉलर का नुकसान भी हो गया है, बंदे भी मारे गए हैं, फ़ौजी भी हमारे शहीद हुए हैं। अगर आप रियलिटी के ऊपर जाएं तो अमेरिका खुद दहशत गर्दी को सपोर्ट करता रहा है। बहुत सारे हिस्टोरिक एग्जांपल्स मौजूद है। ये खिता भी एक एग्जांपल है जिसमें अगर सो कॉल्ड दहशत गर्दी की मौजूदा एग्जांपल को या डेफिनेशन को ही देखें तो अमेरिका खुद भी माजी में करता रहा है। अलकायदा के उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़े गए थे? पाकिस्तान के अंदर से पकड़े गए थे। पाकिस्तान देखिए ये मुलव्वस है। आपने कहा कि उसामा बिन लादेन के साथ पाकिस्तान की जो स्टेट है या हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसके क्या वो लिंक में थी या नहीं थी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। इनिशियली जब उसामा बिन लादेन आए थे पाकिस्तान में तो मौलाना फजलुर रहमान खलील वो इनके साथ थे जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के बड़े क्लोजली काम करते रहे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज मेरे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान हैं जो पिछले 20-25 साल से सहाफ़त से अटैच्ड हैं और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको बहुत करीब से देखते हैं और जिसे कहते हैं ना पावर कॉरिडोर्स के अंदर क्या हो रहा होता है। और यहाँ पे इस खित्ते के अंदर जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो मूवमेंट हो या उनकी जो पॉलिसीज़ हों या उनके बारे में बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। और ये सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, ये एक थिंकिंग सहाफ़ी हैं जो किताबें भी लिखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजाज़ सैयद साहब। अजाज़ भाई सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजाज़ साहब वो सहाफ़ी हैं कि बाकी रिपोर्टिंग तो चलो करते हैं, सारे ही अखबार में भी लिखते हैं, लेकिन ये किताब भी लिखी है इन्होंने, द सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान वॉर एंड अलकायदा, जो कि बड़ी पॉपुलर हुई। अजाज़ साहब जो इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले 2002 जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया और ये तकरीबन अब 20-22 साल इस चीज़ को हो गए हैं और मुसलसल हम दहशत गर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हमारा 120-50 अरब डॉलर का नुकसान भी हो गया है, बंदे भी मारे गए हैं, सारा कुछ हो गया, फ़ौजी भी हमारे शहीद हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये दुनिया हमारे बारे में ये बात कर रही होती है कि जी ये जो है वो दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, ये एक मुसलसल बात कर रहा है। लेकिन लार्जली जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान से निकले थे तो उस वक्त अफ़गान तालिबान ने और उस वक्त की जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की थी। ये क्या वजह है? क्या पाकिस्तान वाकई ही जो है पाकिस्तान की स्टोरी में जान नहीं है? हम अपना केस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सके, नुकसान भी हमने करवाया है और दुनिया पार्शली हम पे ट्रस्ट करती है, इसकी क्या वजह है? कैसे आप इसको देखेंगे? कमर बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अगर आप रियलिटी के ऊपर जाएं तो अमेरिका खुद दहशत गर्दी को सपोर्ट करता रहा है। बहुत सारे हिस्टोरिक एग्जांपल्स मौजूद है। ये खिता भी एक एग्जांपल है जिसमें अगर सो कॉल्ड दहशत गर्दी की मौजूदा एग्जांपल को या डेफिनेशन को ही देखें तो अमेरिका खुद भी माजी में करता रहा है। हिंदुस्तान के लिंक्स भी आप देख लें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे, वेपन के तौर पे मिलिटेंसी को उन्होंने सपोर्ट करते रहे। अभी उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो टारगेटेड जो इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। कनाडा में इल्ज़ाम लगा, अमेरिका में इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा। तो पाकिस्तान का भी एक माजी है। पाकिस्तान ने भी बाज़ मिलिटेंट इंडिविजुअल्स को और आउटफिट्स को सपोर्ट किया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान ने सीखा भी है। अब आप ये कहें कि आज के दिन की अगर बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तान की माजी की एक तारीख थी वो अभी मौजूद है या वो स्टेटस अभी मौजूद है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। उसमें जो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है FATF, उसका एक बड़ा रोल है। इंटरनेशनल प्रेशर था बहुत ज़्यादा, उसका एक बहुत रोल हुआ। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई तालिबान की, उसने भी पाकिस्तान में एक रीथिंक हुआ अपनी जो पॉलिसी है उसके हवाले से। तो ये एक बेटर रियलिटी है और ये बेटर रियलिटी वो वाली है जो अनफॉर्चुनेटली बाकी जो रीजनल और ग्लोबल पावर्स हैं उनके माजी में भी ये जुड़ी हुई है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के साथ भी जुड़ी हुई है।
अच्छा, अक्सर ये एक सवाल कर देते हैं कि जी इंडियंस ने जब दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखना हो कि देखें जी अलकायदा के उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़े गए थे, पाकिस्तान के अंदर से पकड़े गए थे, तो पाकिस्तान देखें ये मुलव्वस है। डू यू थिंक कि ये एक रैशनल आर्गूमेंट है? क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेटर्स है वो तो पूरी दुनिया में हमने देखा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो बात थी कि क्या कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के या डीप स्टेट के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, या जिन्हें आप स्लीपर सेल्स कह लें, या जिन्हें आप ये कह लें कि कुछ ऐसे लोग थे सिस्टम के जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, या कि ये एक इस तरह के नेटवर्क्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं तो लोग पकड़े जा सकते हैं? कमर, पाकिस्तान ने जो गलतियां माजी में की हैं, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान वो अब गलतियां कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कुछ पाकिस्तान की भी गलतियाँ, कुछ हिंदुस्तान की भी गलतियाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलतियाँ हमने माजी में की हैं वो बाज़ गलतियाँ मैं देखता हूँ कि अभी हिंदुस्तान भी कर रहा है। आपने कहा कि उसामा बिन लादेन के साथ पाकिस्तान की जो स्टेट है या हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसके क्या वो लिंक में थी या नहीं थी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। इनिशियली जब उसामा बिन लादेन आए थे पाकिस्तान में तो मौलाना फजलुर रहमान खलील वो इनके साथ थे, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के बड़े क्लोजली काम करते रहे जब पहली दफ़ा आए थे उसामा बिन लादेन। फिर जब दूसरी दफ़ा भी उसामा बिन लादेन आए यहाँ पर, तो ऐसे फुटप्रिंट मिलते हैं कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे कि जो किसी न किसी तरीके से उसामा बिन लादेन से कनेक्टेड थे। आल्दो अगर उसामा बिन लादेन के जो एबटाबाद कंपाउंड है उससे जो डॉक्यूमेंट्स निकले हैं उसमें उसामा बिन लादेन ने आईएसआई के ऊपर बड़ी तनकीद की हुई है, बल्कि आईएसआई को उसामा बिन लादेन ने काफिर एजेंसी भी कहा हुआ है। तो लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स ज़रूर थे जो कि उसामा बिन लादेन से कनेक्शन में रहे हैं माजी में, जिनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत रहे। तो ये रवाबत किस नोयत के थे? क्या ये रवाबत इंस्टीट्यूशनल थे या इंडिविजुअल थे? इसके बारे में बहुत सारा जर्नलिज्म अभी होना बाकी है। एविडेंस देखिए, अगर होती ना कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है या पाकिस्तान की आईएसआई ने ही उसामा बिन लादेन को रखा हो, कोई फॉर्मल टेंजिबल एविडेंस होती तो मेरे ख्याल में वो एविडेंस अभी तक आ जाती। और अगर कोई एविडेंस ऐसी है भी तो अभी तक कम से कम वो सामने नहीं आई। फुटप्रिंट आपको मिलते हैं, आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके ऊपर आप सवाल करेंगे कि ये किस तरह उसामा बिन लादेन अकेला रह रहा था। मैं तो एबटाबाद के उस कंपाउंड में वहाँ पे इनिशियली एक हफ्ता रहा, 2 मई से ऑनवर्ड, फिर बाद में भी मैं आता जाता रहा। तो सवाल तो बहुत बड़े होते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल रेडियस के अंदर विद इन 1 किलोमीटर के अंदर एक जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल किस्म का घर बना हुआ है, एक उस तरह का घर बना हुआ है जिस तरह सेफ हाउस होता है कोई। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जवाब किसी टेंजिबल एविडेंस के साथ अभी तक सामने नहीं आया जिसके साथ आप ये कहेंगे जी बिल्कुल कोई वो ये हमने बिल्कुल ऐसे ये फलां से कनेक्टेड है। बहुत सारे अभी सवालों के जवाब बाकी है। लेकिन आप ये कह दें कि जी है, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है वो तो अमेरिका है, CIA थी। तो आपको याद हो कि लियोन पनेटा जो उस वक्त CIA के चीफ थे, तो उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ईदर यू आर अकम्प्लिस और यू आर इनकॉम्पिटेंट। तो हमने कहा कि वी आर इनकॉम्पिटेंट ठीक है, तो हमने अकम्प्लिस का इल्जाम नहीं लिया। अब ये अकम्प्लिस है या नहीं है, क्वेश्चंस आर स्टिल देयर, लेकिन हमने ये कहा कि वी आर इनकॉम्पिटेंट। वी आर इनकॉम्पिटेंट। इट्स ऑब्वियसली सो डू वाज अमेरिका। अमेरिकन्स बाय 9/11 जो हुआ तो वो भी अमेरिका भी तो इनकॉम्पिटेंट था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपके क्या ख्याल में है कि अभी अलकायदा इज डेड या कि दे स्टिल स्ट्रगलिंग? बिकॉज जब उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने अपने बदला ले लिया, सारा कुछ कर लिया। क्या आपको लगता है कि उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एमन अल-ज़वाहिरी या बाकी लोग जो हैं वो इस खित्ते में या मिडल ईस्ट में, या क्योंकि अमेरिकन का पाकिस्तान के साथ जो राब्ता है वो एक चीज़ पे बिलीव करता है कि ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये स्टिल इस खित्ते के अंदर हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ उनका कोऑपरेशन रहता है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एमन अज़वारी को 2022 में काबुल शहर के अंदर एक अटैक करके मार दिया गया, जो घर के अंदर, ठीक है। एमन अज़वारी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ये जहादी सर्कल्स को कि वो जो ग्लोबल जहाद का उसामा बिन लादेन का आइडियोलॉजी थी वो उसके ऊपर अमल करेंगे। तो एमन अज़वारी तो 2022 में
वो 10-11 साल के बाद वो मारे गए। फिर उनके बाद से जो अलकायदा है, सैफुल अदल उसके मौजूदा सरबराह हैं, फिर अयमन ज़वाहिरी के एक सन इन लॉ है, वो अलकायदा में बड़ी कलीदी पोजीशन के ऊपर है। वो प्रोपेगेंडा या जो उनका मीडिया डीलिंग है वो सारा वो देखते हैं। लेकिन एट दी सेम टाइम देखिए ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जानी जाती हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती हैं अपने कामों से, कि उन्होंने एक जगह पे कोई अटैक किया है, ये उनके सिग्नेचर्स होते हैं ना, या उन्होंने कोई जगह ऑक्यूपाई कर ली है। तो हमें अलकायदा का जो इंडिविजुअल है वो उनका तो पता लगता रहता है कि अलकायदा मौजूद है, लेकिन आप अलकायदा की कैपेसिटी उसके ऊपर एक सवाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप देखें कि कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं है जिसमें अलकायदा का नाम अभी रिसेंटली लिया हो, क्योंकि जब भी कोई वाक़या होगा तो अलकायदा का नाम आएगा। तो अलकायदा की मेरे ख्याल में कैपेसिटी के इशू हैं, पर्टिकुलरली उसामा बिन लादेन की डेथ के बाद एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अलकायदा के अंदर भी एक जिसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन हुई है। सैफुल अदल अभी उनके सरबराह हैं जो कि बड़े मुतरक रहे हैं, इसी खत्ते के हैं और वो बड़ा जानते हैं। सैफुल अदल पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जानते हैं, हिंदुस्तान को बड़ा अच्छा जानते हैं, अफगानिस्तान को बड़ा अच्छा जानते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगेन मैं वो सवाल करूँगा कि लास्ट टाइम मैंने वो इसी मौजूद के ऊपर बात की थी तो अलकायदा ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। वो मुझे ज़ाहिर है मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बुनियाद के ऊपर है कि जो वो ग्लोबल जहाद का कंसेप्ट था उसामा बिन लादेन का, उसके ऊपर उसामा बिन लादेन की हम उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, टोटल एक अलग वो बात है, मैं शायद एग्री ना करता हूँ। लेकिन उस पर उसामा बिन लादेन की जो फोकस था या उसकी एफर्ट थी वो तो दुनिया के सामने है कि ही डाइड वाइल फाइटिंग। देखें ना, वो रिच आदमी था, सारे पैसे उसने खर्च किए, सारी ज़िंदगी उसने खर्च की, लेकिन उसामा बिन लादेन के बाद डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी आए, अगेन उनकी भी एक पूरी लाइफ इसमें सारे में इन्वेस्टमेंट हुई उसकी, लेकिन उसके बाद जितनी भी सूरत हाल है वो हमें कोई इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती, या उनकी कैपेसिटी के ऊपर एक सवाल बनता है कि उनकी कैपेसिटी जो है वो शायद उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती। अच्छा, ये जो इस्लामिक स्टेट के हवाले से कहा जाता है कि ये एक बड़ा टेंजिबल थ्रेट है अफ़गानिस्तान के अंदर, और रिसेंटली सेंट कॉम चीफ ने भी एक अमेरिका की सेंट अपने टेस्टिमनी जो कांग्रेस में दी, उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान हमारा बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है, फिनोमिनल पार्टनर का वर्ड यूज़ किया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि क्या इस खित्ते में इस्लामिक स्टेट एक बड़ा चैलेंज है? जिसे भी थोड़े दिन पहले एक टर्किश सिटीज़न को भी गिरफ्तार किया गया पाक अफगान बॉर्डर पे, और CIA ने पाकिस्तान से कांटेक्ट भी किया जब शुरू में एक दो बंदे, 2-4 आई थिंक बंदे इन्होंने पकड़े, पाकिस्तान की ISI ने पकड़ के उनको दिए। क्या ये आपको लगता है कि एक बड़ा थ्रेट है और अफ़गानिस्तान में ये मौजूद हैं, या आप समझते हैं पाक अफगान बॉर्डर के अंदर मौजूद हैं, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये एक बड़ा थ्रेट है? क्या देखिए, पाकिस्तान ने जो ISKP को उसके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया था, और साल 2014-15 में 16 में बलूचिस्तान के अंदर बड़े ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें ISKP के जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े लोग थे उनको या तो मार दिया गया था या पकड़ लिया गया था। बाद में दोबारा ISKP ने पाकिस्तान में जन्म लिया या सर उठाया, लेकिन आप ये मेरी पास जो इतलात हैं, ISKP पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। अलबत्ता अफ़गानिस्तान में ये बड़ा थ्रेट है। अब अफ़गानिस्तान में 2 तरह की थिंकिंग आई। अफ़गानिस्तान में एक पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है, या इस तरह की कोई बात भी आई। एक जो ISKP का चैप्टर छोटा है वो बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि रिसेंटली वो सरफेस हुआ, लेकिन वो बड़ा एक अजीबोगरीब फिनोमेना था कि जो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल मूवमेंट करने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पर मारंग बलोच हो गई या मंजूर पश्तीन हो गई, तो वो उस अकाउंट के ज़रिए वो उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट आ रहे थे। तो ये अभी देखना बाकी है। पाकिस्तान के अंदर तो मैं नहीं समझता कोई बड़ा चैलेंज है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर ये ज़रूर चैलेंज है।
पाकिस्तान के अंदर इनके जो इंडिविजुअल्स आए हैं उन्होंने तो जो क्रिटिसाइज किया है वो मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के ऊपर किया है। और मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच जो मूवमेंट चला रहे हैं वो कोई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा तो नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे या राइट्स की बात करते हैं, अभी भी करते हैं। तो उनको क्रिटिसाइज करना तो ये एक बड़ा अजीब एक एम्बिग्युइटी ज़रूर पैदा करता है कि ये वाकई कोई ओरिजिनल ग्रुप है या उनका नाम लेके कोई स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो मूवमेंट चलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये उनको डराने का एक और तरीका हो सकता है? मुझे लगता है यही है कि ये टैक्टिक है मंजूर पश्तीन को और मारंग बलोच को डराने की एक टैक्टिक है। और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। आप जब तक लोगों के मसाइल आप हल नहीं करते उस वक्त तक आप इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं उनका वक्ती शायद कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं देगी। और बाज़ औक़ात इस तरह के जो लोगों को आप इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात ये खुद स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं एक वक्त के बाद। आप देख लीजिए ये जो तालिबान है पाकिस्तान इनके साथ बड़ा क्लोजली अलाए रहा है, फिर एक वक्त वो भी आया कि तालिबान के अंदर से ही लोग टूटे और उन्होंने टीटीपी भी बनाई। हमने और आपने देखा जो बैतुल्ला महसूद है जिन्होंने टीटीपी बनाई थी, ये तो बड़े जिसे कहते हैं गुड तालिबान थे। ये तो बड़े जिसे कहते हैं ना बड़े कम लोग जानते हैं कि जो बैतुल्ला महसूद हैं ये तो कश्मीर में जाके जहाद करते रहे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो बाद में इसी बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो थिंकिंग है ये कोई इतनी कामयाब या दूरदर्श थिंकिंग नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़रा अफ़गानिस्तान की थोड़ी बात कर लें। अफ़गानिस्तान आपको क्या लगता है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान ने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है, हम बार बार उनसे कहते हैं, अफ़गानिस्तान ने क्यों एक रियासत के ऊपर एक नॉन स्टेट एक्टर को तरजीह दी? उनको तो चाहिए था कि एक इंडिपेंडेंट, अभी उनको मौका मिला था कि वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट उन्होंने बनाई, गो कि दुनिया ने उनको लार्जली रिकग्नाइज़ नहीं किया, कुछ ममालिक ने उनके साथ सफ़ीर भेजे आएंगे वो तो चलो चल रहा था, लेकिन लार्जली रिकग्नाइज़ नहीं किया। आपको क्या ख्याल है क्यों वो नॉन स्टेट एक्टर को अहमियत देते हैं? उसको पनाह तो दी है लेकिन पाकिस्तान पे फ़ौक़ियत जो उन्होंने दी है, और इसका वो क्या समझते हैं कि वो स्टिल अभी पुराने जहादी माइंड में है या कि वो महसूस नहीं कर रहे कि हम एक अब स्टेट बन चुके हैं, हमारे ताल्लुकात, हमारी अगर सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, दो कि उन्होंने दोहा पीस अकॉर्ड के अंदर तो ये तो कहा कि हमारी सरजमीन अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी लेकिन नेबरिंग कंट्री जो है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कमर, बात यह है कि तालिबान ख़ुद नॉन स्टेट एक्टर थे और तालिबान ने पाकिस्तान ने मदद की उनकी, और तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बड़ी गलत पॉलिसी थी। अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो भी थी वो उनका इंटरनल एक मैटर था, लेकिन एक माजी का हिस्सा है। माजी एक सवाल हमारे ऊपर करता है, और शायद अभी भी पाकिस्तान के जो भी पॉलिसी मेकर्स थे वो एक रिग्रेट ज़रूर करते होंगे कि जो हमने किया उसका हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम जब तालिबान वहाँ पर आ गए तो तालिबान ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है। तालिबान रियलिटी हैं, अफ़गानिस्तान को वो रूल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना आप माजी से आप तो कंबल छोड़ते हैं लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ता। जो टीटीपी है, टीटीपी ने मुख्तलिफ और ग्रुपों के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में तालिबान का इक़्तिदार दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया। अब जो टीटीपी है उसको जो अफ़गान तालिबान है वो अपना भाई तस्वर करते हैं और उनको महाजर के लफ्ज़ से पुकारा जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये याद रखना चाहिए कि जो टीटीपी है ये अफ़गान तालिबान की ही एक एक्सटेंशन है। टीटीपी का कोई सरबराह जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं उनके हाथ में बैत ना करें। तो ये तो सारे उनको मानते हैं। अब मामला ये है कि जो माजी में टीटीपी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है अफ़गानिस्तान पे तालिबान के इक़्तिदार के लिए, तो ये रिटर्न कर रहे हैं अफ़गान तालिबान। एट द सेम टाइम जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान से भी बेहतर ताल्लुकात के हामी हैं।
और उनको इस बात का भी एहसास है कि अब उन्होंने पूरा मुल्क चलाना है। और इमीडिएट आपका जो पड़ोसी है वो अफगानिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है उनके साथ। तो उनको इस बात की पूरी रियलाइजेशन मेरे ख्याल में है। उसमें बड़े लोगों का पॉजिटिव किरदार है। अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में हेड ऑफ मिशन है सरदार शकीब, उनका बड़ा पॉजिटिव किरदार है। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं निज़ामानी, वहाँ पे हेड ऑफ मिशन एम्बेसडर, उनका बड़ा रोल है कि दोनों तरफ को समझते भी हैं और अपने अपने कैपिटल्स में जाके बताते भी हैं। एम्बेसडर सादिक जो कि स्पेशल एनवाई है वो बड़ा मूव करते रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये याद रखिए कि इसमें पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के वाले से या तालिबान हुकूमत के वाले से बड़ी बुनियादी गलतियाँ हुई। पाकिस्तान ने जब तालिबान हुकूमत आई और बिलखसूस ये हमारे यहाँ भी जब पावर डायनामिक्स चेंज हुए तो हमने भी पहले बज़ोर शमशीर काबुल को फतह करने की कोशिश की है। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक किया है और अटैक भी उस वक्त किया है जब हमारा स्पेशल एनवाई जो है वो अफ़गानिस्तान में काबुल में मौजूद था। अब ये बैड ऑप्टिक्स है, ये बड़ा बुरा मैसेज आपने दिया। जब हमारे यहाँ ईरान ने अटैक किया था जनवरी 2024 में, तो पाकिस्तान के लिए एक धचका था और पाकिस्तान ने ईरान के बारे में अच्छे जज्बात नहीं थे। वो अलग बात है कि अगले 48 घंटों 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने जो मौसर जवाब दिया और ईरान की क़यादत को भी समझ में आ गई, पाकिस्तान की क़यादत को पहले से एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर ईरान के सदर भी पाकिस्तान में आए, एक हाई लेवल डेलीगेशन आया। लेकिन तालिबान इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम। हमने अफ़गानिस्तान पर जाके हमला किया, क्या ये हमें करना चाहिए था? इनके जब हमारे ऊपर कोई हमला करे, ईरान ने जिस तरह किया था 24 में, तो क्या वो हमें अच्छा लगा था? हमारे सेंटिमेंट्स क्या थे? बिल्कुल ही वही सेंटिमेंट्स हम सोचे नहीं हमने जो अफ़गानिस्तान में हुए। और फिर हमने जो एम्बेसडर लेवल की जो इंगेजमेंट थी उसको कम करके 4D अफेयर लेवल की इंगेजमेंट कर दी, विच वॉज अगेन ए रॉन्ग डिसीजन। लेकिन एट द सेम टाइम हमने पाकिस्तान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम सोचा है, समझा है और जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात या अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया है। और अगेन इन ताल्लुकात की बेहतरी में इन 3 डिप्लोमेट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, एम्बेसडर सादिक का, अफ़गानिस्तान के जो डिप्लोमेट है सरदार शकीब उनका, और निज़ामानी जो हमारे काबुल में, इन 3 का बड़ा रोल है। और इनकी बात ने अल्टीमेटली प्रिवेल किया है कि हम डिप्लोमेसी से चीज़ों को। लेकिन एजाज साहब एक बात है ना कि अगर आप अफ़गानिस्तान से रोज़ TTP आए, बॉर्डर क्रॉस करे, हमला करे, बंदे यहाँ पे मार दे, फौजी भी मार दे, सिविलियंस भी मार दे, तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? या तो देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको पता है कि अफ़गानिस्तान में यहाँ उनके लोग बैठे हैं और अफ़गान तालिबान उसमें एक्शन नहीं ले रहे, इससे पहले पाकिस्तान अरब वर्ल्ड को भी रिक्वेस्ट कर चुका है, UAE को की, सऊदीज़ को की, चाइनीज़ को किसी हद तक की, तुर्कियों को की कि यार इनको समझाएं, ये लोगों को उठाएं यहाँ से, ये जो, और इन्होंने अफ़गानियों ने कुछ लोगों को TTP को उठा के अंदर भी भेजा, उनके लिए नए घर भी UAE वगैरह ने बना के दिए इनको। तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है स्वाय मारने के या ये अटैक करना जो है ना, किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक करना, अगेन 2 wrongs cannot make 1 right, वो मेरे ख्याल में कोई किसी तरीके से भी जस्टिफाइबल नहीं है। जिस तरह पहलगाम में एक वाक़या हुआ और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ, हमने उधर अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। कितनी इन्वेस्टिगेशन हमने करवाई, बस यही है कि जी हमें पता है जी वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे। देखिए जब तक हामिद करज़ई और अशरफ गनी काबुल में बैठे हुए थे तो हम कहा करते थे कि काबुल जो पूरा है वो काबुल के अलावा हुकूमत अशरफ गनी की या हामिद करज़ई की नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर तालिबान बैठे हुए, तालिबान का भी गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज़्यादा, और जितना हम इफ़ेक्टिव समझते हैं कि वो गवर्नेंस में, मेरे ख्याल में वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है। अफ़गानिस्तान में एक लूज़ गवर्नमेंट मौजूद है जो कि गवर्नेंस के चैलेंजेस को निमट रही है, उन्हें वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा गवर्नेंस कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की मौजूदा गवर्नमेंट है, दे आर सीरियस इन हैविंग गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। और मैं ये कहूँगा कि गलती हमने की जो हमने पहले अटैक किया, जो हम ना करते तो ज़्यादा अच्छा था।
और बाद में फिर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बात को सुना गया। और अब आप देखिए कि हम दोनों एग्री कर गए हुए हैं कि जी हमारे एम्बेसडर लेवल के ताल्लुकात होने चाहिए, ये ट्रेड शुरू होनी चाहिए। और एक तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो हालिया दिनों में हुई कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान का ट्राइलेटर मीटिंग जो हुआ चीन के अंदर, बीजिंग के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे और चीन के फॉरेन मिनिस्टर, उसने तो एक बिल्कुल नई डायनामिक पैदा कर दी कि जो ट्रेड बेनिफिट पाकिस्तान को CPEC से मिलेगा अब उसको एनहेंस करके आप अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे हैं, बल्कि आगे सेंट्रल एशिया में भी लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ें चेंज होगी। अगेन एक किसी वाक़े की बुनियाद के ऊपर किसी नेशन के ऊपर अटैक कर देना, दैट इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर दे तो भी गलत है, और पाकिस्तान किसी पे अटैक कर दे तो वो भी। अच्छा, थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। आखिर में बताइएगा, भारत क्या पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो भी ख़त्म नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो कई लोगों का भारत के अंदर कहना है कि वो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चल रहा है कि जिस अंदाज से सीज़ फायर उन्होंने किया वो लोगों को पसंद नहीं आया, और वो एक बड़ा पैटर्नाइजिंग बिहेवियर था अमेरिका का, तो वो इंडिया उसके लिए तैयार नहीं था और इंडियन अवाम तैयार नहीं थे। तो शायद नरेंद्र मोदी साहब दोबारा हमला करें। क्या कहते हैं आप? मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान के दोबारा खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला करने का ताल्लुक़ इस बात से है कि क्या हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में दोबारा कोई बड़ा अटैक होता है या नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे दोबारा कोई अटैक हुआ तो शायद दोबारा एक दफ़ा फिर हम जंग के धाने के ऊपर आ जाएंगे, और ये किसी भी सूरत पे दुरुस्त फैसला नहीं होगा हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान के अंदर कल गॉड फॉरबिड कोई इस तरह का बड़ा वाक़या होता है और अगेन वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर ये प्रॉपर टाइम है कि इसके ऊपर दोनों मुल्क होमवर्क करें। अच्छी डेवलपमेंट हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, के दोनों मुल्क नॉर्मल पोजीशंस के ऊपर आए हैं। और आपको पता है कि अभी 1 जुलाई को हमने खबर भी दी, आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो खबर आई है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने जो 2008 का मुआहदा था उस पर अमल दरामद करते हुए दोबारा अपनी जो कैदियों की फहरिस्तें हैं वो दोबारा एक्सचेंज किया था, विच इज़ ए गुड थिंग कि हम वापस थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई अटैक हो, किसी टेररिस्ट अटैक का, तो हम कोई रिएक्ट ना करें। पाकिस्तान ने वैसे काफ़ी बेहतर मुजाहरा किया है, और हिंदुस्तान में अगर कोई हो तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करे। तो ये दोनों मुल्कों को बैठना होगा, और उसमें मेरे ख्याल में 2 बंदों का जो रोल है मैं ये समझता हूँ बहुत बहुत अहम है। आप तो मोदी साहब की बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की बात कर रहे हैं। मेरे ये ख्याल है कि इनसे भी ज़्यादा अहम किरदार जो है इनके एडवाइज़र्स का है। उधर अजीत दोवल और इधर आसिम मलिक, और फिर हमारे यहाँ आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, इनकी एक रोल या डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा है विद कंपेयर टू हमारी सिविलियन गवर्नमेंट। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो ट्रंप साहब ने कहा ना कि मैं चाहते हैं कि वो आसिम मुनीर के साथ बैठे जो नरेंद्र मोदी, तो उनके भी ज़हन में, ट्रंप के भी ज़हन में यही था कि 2 जो ताकतें हैं वो आपस में बैठे। तो ट्रंप साहब जो ये समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और हमें अच्छा लगे या बुरा लगे एक बिटर रियलिटी है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की एक हैसियत बहुत एक कलीदी मरकज़े की बन गई है। अच्छा, ये जो इंडिया बार बार कोशिश करता है कि जी हमें FATF में डालना है, वो पहले वो अमेरिका ने ये की, फिर हम निकल गए, वो जो भी हम उस वक्त इश्यूज़ थे, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे और कुछ लीगल फाइनेंशियल चीज़ें ठीक करनी थी, वो हमने कर ली। अब ये जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि जी इनको FATF में हमने डालना है, डू यू थिंक इंडिया कामयाब होगा इसमें, या कि ये एक उस वक्त पॉइंट था निकलने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और जो फिर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई उससे निकलने की कोशिश थी कि ठीक है FATF में दोबारा हम जो है पाकिस्तान का नाम लेंगे कि देखें ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। कमर, दुनिया जो है ना वो कामयाब लोगों के साथ होती है, और कामयाबी के मुख्तलिफ चेहरे हैं। एक कामयाबी है कि आप माशी तौर पे कितने मुस्तहकम हैं, एक कामयाबी है कि आप अदरवाइज़ मिलिटरीली कितने मुस्तहकम है, एक कामयाबी है कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि आप कामयाब हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है वो इकनॉमिकली
अगर हिंदुस्तान ने परफॉर्म किया है तो पाकिस्तान ने मिलिटरीली चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया है। आइडियल बात होगी कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क भी हो और दोनों मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे का मुकाबला जो है वो इकानमी के बुनियाद के ऊपर करें। वो दोनों एक दूसरे का मुकाबला पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए करें, फ़ौजों को आमने सामने ना लेके आए। तो हिंदुस्तान जो है जब ये इवेंट्स हुए हैं पहलगाम के बाद और फिर ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो यहाँ पर जो जवाब दिया गया बुनियानुल मरसूस का, तो उसके बाद मेरे ख्याल में हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को एम्बैरेस करने की। लेकिन जो पाकिस्तान जो है उसकी रेलेवेंस ज़्यादा हुई है। जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे हैं। रीजनल पावर्स चीन, टर्की जिस तरह खड़े होके आए, आज़रबाईजान, तो मेरा ये ख्याल है कि टाइम विल टेल और ये कन्फ्रंटेशन जो है इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल कन्फ्रंटेशन का फ़ायदा कोई नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच एजाज सैयद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने कोशिश की थोड़ा सा जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको समझने की, इसमें भारत, अफ़गानिस्तान और पर्टिकुलरली नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से कैसे जो है वो चीज़ें चलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।